Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले 4-5 महीनों से अटका पड़ा था। अब इसको रोक कर रखने के पीछे रीजन क्या था? एक्चुअली रीजन काफी सिंपल था। इसमें थोड़ी बहुत नहीं कह सकता, काफी ज्यादा न्यूडिटी भरी हुई है, और जैसे ही मैं कोई भी एपिसोड अपलोड करता हूँ तो इस न्यूडिटी और साथ ही हॉटस्टार के इंग्लिश सब्सक्रिप्शन की वजह से हर बार इस पर कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक भी आ चुकी है। और यही रीजन था कि मैं बार बार जीओटी यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन्स को अवॉइड कर रहा था। हालांकि इसके पिछले कुछ एपिसोड्स पर जो मुझे स्ट्राइक पड़ी थी उसके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और वो स्ट्राइक चैनल से हट चुकी है। और अब फाइनली मैं अगेन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वापस से ये खतरा अपने सर पर मोल ले रहा हूँ। तो भाई लोग, अगर चैनल बंद हो जाए तो उसमें आप लोगों का ही साथ होगा, तो इसलिए सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए इस सीरीज को फुल सपोर्ट दिखाओ, साथ ही दूसरी सीरीजेस को भी फुल सपोर्ट दिखाओ। और अगर बाकी के चैनल्स सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो जाओ भाई, क्या कर रहे हो, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैनल्स का लिंक दे रखा है, जाकर उन सभी को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर स्ट्राइक पड़ने से ये चैनल उड़े तो कम से कम बाकी के चैनल्स पर तो कंटेंट आपको देखने को मिले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चले आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके लास्ट एपिसोड यानी कि सीजन 2 के 4th एपिसोड में हमने देखा कि कार्थ के लोगों ने फाइनली डेनरिस को अपने राज्य में एंट्री दे दी होती है। वहीं दूसरी ओर रेड वुमेन स्टैनिस के बेटे को एक काली परछाई के रूप में जन्म देती है, और सर डेवोस ये सब देखकर अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते। जिसके बाद कहानी यहाँ से कंटिन्यूएशन में आती है, जहाँ पर कैटलिन रेलनी से अपने बेटे रॉब स्टार्क की मदद करने के लिए कहती है, और साथ में ये भी कहती है कि रॉब को आयरन थ्रोन पर बैठने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे कोई किंगडम चाहिए। वो बस लैनिस्टर्स को मारकर अपना बदला लेना चाहता है और किंग इन द नॉर्थ बने रहना चाहता है। तब रेनली कैटलिन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए मेरे साथ वफादार रहना होगा। कल जाकर बड़ी जंग में मैं स्टैनिस को हरा दूंगा और फिर स्टार्क्स और बराथियन फिर एक साथ एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ साथ में लड़ेंगे, जैसा कि 19 साल पहले लड़े थे। यहाँ रेनली अपने बड़े भाई रॉबर्ट बराथियन के रिबेलियन के बारे में बात कर रहा होता है, जब उसने और रॉबर्ट ने मिलकर द मैड किंग को ओवरथ्रो करके आयरन थ्रोन को वापस ले लिया था। यहाँ कैटलिन रेनली से बोलती है कि आप स्टैनिस से लड़ाई के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि वो आपका बड़ा भाई है। लेकिन रेनली उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी अचानक से उसके टेंट में वही काला साया आता है जिसे कि रेड वुमेन ने जन्म दिया था, और ये काला साया बिल्कुल स्टैनिस जैसा दिख रहा था। और तभी वो रेनली को कैटलिन और ब्रियन की आंखों के सामने मार डालता है। तभी रेनली के किंग्स गार्ड अंदर आते हैं और रेनली को वहां पर जमीन पर गिरा पड़ा पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ब्रियन ने ऐसा किया है, इसी वजह से वो ब्रियन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी चालाक ब्रियन वहां से उन सभी सैनिकों को मारकर कैटलिन को अपने साथ लेकर वहां से भाग। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर सभी लोग स्टैनिस के शिप्स को स्टॉर्मलैंड की तरफ आते हुए देखते हैं। तभी लॉर्ड बेलिश, लॉरस टेलर और मार्जरी के पास आते हैं और रेनली की बॉडी पर दुख जाहिर करते हैं, और साथ ही बेलिश ये भी कहता है कि आप दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में स्टैनिस यहाँ पहुंच जाएगा और बचे कुछ सारे सैनिक जंग को हारता देख उसी की ओर मिल जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। लेकिन यहाँ पर लॉरस काफी ज्यादा गुस्से में था, जबकि ये गुस्सा होना चाहिए था उसकी बीवी मार्जरी को। लेकिन आपको तो पता ही है, इनके नवाबी शौक हैं, आदमी को आदमी से प्यार है, तो यही रीजन था इसकी वजह से लॉरस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ मार्जरी अपने भाई लॉरस को समझाती है कि अगर इन्हें बदला लेना है तो अभी इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, नहीं तो स्टैनिस आकर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, और बदला लेने के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। जिसके बाद लॉरस इस बात को समझता है और वहां से अपने कुछ सैनिक और साथ ही अपनी बहन मार्जरी को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद में जब स्टैनिस स्टॉर्मलैंड पहुंचता है तो वहां पर पूरी बराथियन टीम उसके आगे अपना सर टेक देती है और उसी की टीम के साथ मिलने के लिए गुहार लगाती है। तभी सर डेवोस स्टैनिस को वो सब कुछ बताते हैं जो कि उसने कल रात रेड वुमेन को करते हुए देखा था। हालांकि स्टैनिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और सिर्फ यही कहता है कि जो भी देखा है सिर्फ ये बातें अपने तक रखो, तुम्हें इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना है। इस बात से हम व्यूअर्स को ये तो पता चली गया है कि स्टैनिस इन सभी गतिविधियों के बारे में ऑलरेडी जानता था कि वो कब क्या और कैसे करने वाला है। जिसके बाद में वो सर डेवोस को बताता है कि वो किंग्स लैंडिंग की ओशन साइड से जाकर हमला करेंगे और फिर आयरन थ्रोन उनका होगा। ये सुनकर सर डेवोस उनसे ये अपील करते हैं कि वो जंग पर रेड वुमेन को ना लेकर जाएं। तो यहाँ पर स्टैनिस उसकी बात को मान तो जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि अगर वो इस जंग में नहीं चलेगी तो फिर जंग को तुम्हें लीड करना होगा, जिस पर सर डेवोस अग्री हो जाते हैं। वहीं किंग्स लैंडिंग में टीरियन सर्सी के पास आता है और उसे ये बताता है कि रेनली बराथियन मारा गया है, वो भी अपने ही बड़े भाई के हाथों, और साथ ही अब रेनली की आधी सेना स्टैनिस के साथ हो चुकी है। इसलिए हम लैनिस्टर्स को मिलकर कोई ना कोई काउंटर प्लान
प्लान बनाना चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो हम भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर टीरियन सर्सी को अपनी ही सिटी को प्रोटेक्ट करने के प्लान के बारे में बोल रहा होता है, लेकिन सर्सी टीरियन को कुछ नहीं बताती, उल्टा उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा देती है। फिर टीरियन भी समझ जाता है कि ये औरत जरूर दाल में कुछ काला कर रही है, तो वो सीधा लैंसन लैनिस्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर सर्सी का प्लान क्या है। तब लैंसन उसे बताता है कि सर्सी वाइल्ड फायर बनवा रही है, वो भी बहुत ही बड़े अमाउंट में। वाइल्ड फायर ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको किसी भी चीज के ऊपर डाल दो और साथ ही आग लगा दो तो वो जलकर भस्म हो जाती है। इसे काइंड ऑफ पेट्रोल कह सकते हैं। कहानी में इस बात का जिक्र भी है कि जब मैड किंग के सामने कोई भी आता था तो वो उसके ऊपर वाइल्ड फायर डलवा देता था, जिसकी वजह से उसका खौफ सभी में अंगारे बनकर दौड़ता था। साथ ही वो टीरियन को ये भी बताता है कि किस जगह पर सर्सी अपने वाइल्ड फायर को बनवा कर स्टोर करवा रही है, जिसे सुनकर टीरियन सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये सारा वाइल्ड फायर बनाया जा रहा था। यहाँ पर हम उस शख्स को भी देख पाते हैं जो कि इस वाइल्ड फायर को बना रहा था। हालांकि वो इस वक्त काफी बूढ़ा हो चुका था और टारगेरियन परिवार से बिलोंग करता था। ये सब कुछ देखकर टीरियन उसे मना कर देता है कि सर्सी के लिए वाइल्ड फायर न बनाया जाए और कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, जो तुम उसके लिए बना रहे थे वो मेरे लिए बनाओगे। वो उससे ये पूछता है कि अभी तक तुमने कितना माल बनाकर स्टोर कर दिया है, तो वो उसे एक छोटे से तहखाने में लेकर जाता है और जब टीरियन उस बने हुए माल को देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि वहां पर वाइल्ड फायर के 7800 मटके थे जो कि पूरे किंग्स लैंडिंग को ही खत्म करने के लिए काफी थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है थ्योन पर, जो कि इस वक्त आयरन आइलैंड में था और अपने शिप पर जाने के लिए तैयार था। और जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचता है तो वो वहां पर मौजूद अपने सभी क्रू मेंबर्स को शिप पर जाने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन तभी सारे क्रू मेंबर्स उल्टा उसी का ही मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहां पर थ्योन का वाइस कैप्टन पहुंचता है और उसे आकर ये बताता है कि वो लोग तब तक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक तुम अपने आप को उन लोगों के सामने प्रूफ नहीं कर देते। तो ये सुन के थ्योन कहता है कि इसीलिए तो मैं टॉरेंस पर हमला करने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर थ्योन के माइंड में एक आइडिया था, जो कि था कि अगर ये लोग उस किले पर हमला कर देते हैं और उसे जीत भी जाते हैं, लेकिन वहां पर वो लोग ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो किला विंटरफेल की प्रोटेक्शन में आता है और अगर वहां से निकलकर हम विंटरफेल पहुंचे तो विंटरफेल के सोल्जर वहां पहुंच जाएंगे और हमें खत्म कर देंगे। वहीं हैरनहाल में आर्या अब टाइवन लैनिस्टर की सेवा में लग जाती है, क्योंकि टाइवन ने उसकी जान बचाई थी। इस वक्त टाइवन लैनिस्टर काउंसिल की एक मीटिंग में बैठा होता है और वहीं आर्या उन्हें लंच और साथ ही वाइन सर्व करती है। तभी टाइवन उससे पूछ ही लेता है कि लड़की आखिर तुम हो कहां से। तब आर्या उसे बताती है कि वो नॉर्थ की रहने वाली है। तब वो उससे पूछता है कि आखिर नॉर्थ के लोग रॉबस्टार के बारे में क्या सोचते हैं। तो आर्या बताती है कि वो उसे वहां का वल्फ मानते हैं और साथ ही वो ये भी बताती है कि लोगों को ऐसा मानना है कि रॉबस्टार को कोई हरा नहीं सकता और ना ही उसे कोई मार सकता है। तो टाइवन पूछता है कि आखिर लोगों की कही सुनी बातों पर छोड़ो, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, मुझे वो बताओ। तो आर्या कहती है कि हालांकि वो इन सब में बिलीव नहीं करती, क्योंकि कोई भी कभी भी मर सकता है। जब आर्या वहां से निकलती है तो उसके सामने आता है जेरन हैकार, जो कि था एक लैनिस्टर सोल्जर की यूनिफॉर्म में। हालांकि लैनिस्टर सोल्जर्स की ड्रेस पहनना गैर कानूनी था और वो आर्या से यही कहता है कि इसके बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो आर्या पूछती कि आखिर रीजन क्या है। तो हैकार उसे बताता है कि जिस दिन सिपाही मुझे ढूंढ रहे थे तो उस दिन तुमने मेरे साथ साथ 2 और लोगों की जानें बचाई थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें 3 जिंदगियां ओ करता हूं और अब मैं तुम्हें वो 3 जिंदगियां वापस करूंगा। इसलिए तुम मुझे कोई भी 3 लोगों के नाम बताओ और मैं उन्हें तुम्हारे लिए मार दूंगा, यानी कि वो 3 जिंदगियां तुम्हारे ऊपर उधार हैं। तब आर्या उसे टिकलर का नाम बताती है, जो कि वहां जेल में कैदियों को टॉर्चर कर रहा था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जॉन स्नो पर, जो कि कमांडर बॉमोट के साथ में क्रेस्टर से निकल जाता है। ये लोग उस वक्त पहाड़ियों में घूम रहे थे जहां से फर्स्ट मैन ने व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। हालांकि इस वक्त सैम गिली को मिस कर रहा था और ये भी कहता है कि काश गिली यहाँ होती तो उसको ऊंचाई से देखने पर ही नजारा काफी बढ़िया लगता। तभी वहां दूर से एक हॉर्न बजने की आवाज आती है। बेसिकली जीओटी के यूनिवर्स में हॉर्न बजाना किसी तरीके की कम्युनिकेशन होता है। अगर डिफाइन करके बताऊं तो यहाँ पर एक हॉर्न बजाने का मतलब है कि कोई हमारा ही साथी हमें इंडिकेशन देना चाहता है। अगर कोई 2 हॉर्न्स बजाएं तो इसका मतलब है कि जंगली हमारा सामना करने के लिए आ रहे हैं और 3 हॉर्न्स का मतलब है वहां से भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक हॉर्न बजने के बाद में हाफ हैंड पहुंचता है। ये हाफ हैंड वो शख्स था जो कि पिछली सर्दियों में दीवार के उस तरफ ही रह गया था और वो काफी सालों तक जिंदा भी रहा, जहां पर वो लॉर्ड मोमोट को ये बताता है कि सारे जंगली मैंस रेडर के पास चले गए हैं और वो सभी लोग वॉल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे भी करके आप लोगों को मैंस रेडर को मारना होगा, क्योंकि मैंस रेडर ही सारे मुसीबतों की जड़ है। तो ये सुनकर जॉन स्नो और लॉर्ड मोमोट एक छोटा सा प्लान बनाते हैं कि ये लोग रात को चुपके से जाकर मैंस रेडर को मार देंगे। इस काम के लिए जॉन चाहता था कि कमांडर मुझे चुने, लेकिन वो कहते हैं कि तुम एक स्टीवर्ड हो, इसलिए अगर तुम चले गए तो तुम्हारा काम कौन करेगा, यानी कि सभी खतों को पढ़ना और साथ ही संदेशों को पहुंचाना। इसलिए वो इस काम के लिए
सैम को चुनते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है कैटलीन और ब्रियन पर, जो कि इस वक्त रॉब स्टार के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में जाते वक्त उसे ये कहती है कि आज से मेरी लाइफ आपके चरणों में, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। वहीं विंटरफेल में सर रॉड्रिक आते हैं और ब्रायन को बताते हैं कि लैनिस्टर्स वालों ने इनकी वॉल पर हमला कर दिया है, तो इन लोगों को इमरजेंसी में सिपाही चाहिए। तो ब्रायन इनको 200 सिपाही दे डालता है और यहाँ से तुरंत उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कहता है। लेकिन सीक्रेट बात तो ये थी कि उस वक्त वहां पर लैनिस्टर्स ने नहीं बल्कि थियोन ने हमला किया था। जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रायन उषा को अपने लास्ट नाइट के सपने के बारे में बताता है कि समुद्र का पानी विंटरफेल तक आ पहुंचा है और उसके अंदर पूरा किला डूब रहा है। तो उषा उससे कहती है कि ये सब कुछ बकवास है क्योंकि समुद्र यहाँ से करीब 100 मील दूर है। वहीं समुद्र पार कार्थ में डेनेरिस अपने तीनों ड्रैगन्स को ट्रेन कर रही होती है। वो जब ड्रेकारस बोलती है तो ये तीनों ड्रैगन्स आग फेंकते हैं। तभी डेक्सस डेनेरिस के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी थ्रो करता है जिसमें कार्थ के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। वहां डेनेरिस को एक जादूगर मिलता है जो कि अपने कई सारे रूप बना सकता था, जिसे देखकर डेनेरिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर जोरा को एक औरत मिलती है जो अपने चेहरे पर एक मास्क पहने रहती है और साथ ही जोरा को ये कहती है कि यहाँ पर तुम्हें डेनेरिस का ख्याल रखना होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो उसके ड्रैगन छीनने की कोशिश करेंगे। तभी वहां पर डेक्सस आ जाता है और डेनेरिस को अपने तिजोरी के पास लेकर जाने लगता है और ये कहता है कि तिजोरी का दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। ये कहने के साथ ही वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इसी बात पर वो ये भी कहता है कि मेरे पास काफी सारा खजाना है, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं अपना आधा खजाना तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम काफी सारी आर्मी और शिप्स खरीद कर 7 किंगडम्स पर राज कर सकती हो। लेकिन डेनेरिस उस वक्त उसे कोई भी जवाब नहीं देती और ये बात आकर वो जोरा को बताती है। तब जोरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर आपको वेस्टरॉस को जीतना है तो आपको वेस्टरॉस में अलायंस बनाने पड़ेंगे, ना कि कार्थ में। बेसिकली यहाँ पर जोरा अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए डेनेरिस को मोटिवेट कर रहा होता है ताकि वो वेस्टरॉस पहुंच सके। और अब क्योंकि डेनेरिस को वहां पहुंचने के लिए एक शिप चाहिए थी तो जोरा डेनेरिस के लिए एक बढ़िया शिप का जुगाड़ करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है हेरन हॉल में जहां पर आर्या गैंड्री से बात कर रही होती है। तभी ऊपर से टिकलर जमीन पर आकर गिरता है जहां पर व्यूअर्स को ये पता चलता है कि वो मारा गया है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि आखिर ये मरा कैसे। तभी आर्या को ऊपर खिड़की में जेरन दिखाई पड़ता है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या जोरा डेनेरिस के लिए एक नए शिप को जुगाड़ पानी करके लेकर आ पाएगा, और या क्या ब्रायन के दिए हुए 200 सिपाही थियोन की भेजी गई सेना पर भारी पड़ेंगे, या फिर क्या होगा जब जॉन स्नो पर वाइल्डलिंग्स का हमला हो जाएगा? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।